Hello, my dear students. Today I will discuss dihybrid cross with you. But before discussion on dihybrid cross, I will explain Punnett square. What is a Punnett square? A Punnett square applies the rules of probability to predict the possible outcomes of a cross and their expected frequencies. यानी कि मेंडल जो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, जो क्रॉस परफॉर्म कर रहे थे, तो उन एक्सपेरिमेंट्स से मेंडल को जो रिजल्ट मिल रहे थे उनको कैसे एनालाइज किया जाए उसके लिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी का भी यूज़ किया था। और जब प्रोबेबिलिटी के लॉज अप्लाई करके उन्होंने स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर का यूज़ किया था जिसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं, और उससे वो प्रेडिक्ट करते थे पॉसिबल आउटकम्स ऑफ क्रॉस को और उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कि कोई एक जीनोटाइप या फिनोटाइप किस रेशियो में किसी जनरेशन में ऑब्टेन किए जाएंगे। Means what is a Punnett square? Punnett square is a graphical representation used to determine the probability of an offspring. To determine probability of an offspring expressing a particular genotype. किसी particular genotype, जैसे कि अगर स्टेम हाइट की कंडीशन है तो कैपिटल टी एक जीनोटाइप है, कैपिटल टी एक जीनोटाइप है, स्मॉल टी भी क्या है, एक जीनोटाइप है। तो कैपिटल टी जीनोटाइप किसी जनरेशन में कितने आ रहे हैं पौधे, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले कितने पौधे मिल रहे हैं, या स्मॉल टी जीनोटाइप वाले कितने पौधे मिल रहे हैं। जब इसे हम एक स्क्वायर की मेथड से प्रेजेंट करते हैं तो इसे ही कहा जाता है पुनेट स्क्वायर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो उसके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि पुनेट स्क्वायर के बारे में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे पुनेट स्क्वायर को। तो पुनेट स्क्वायर को समझने के लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसे हम यही जो स्ट्रक्चर बना हुआ है चौकोर सा, इसे कहते हैं पुनेट स्क्वायर। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, पुनेट स्क्वायर कह रहे हैं। देखिए इस पुनेट स्क्वायर में हमेशा ये जो स्क्वायर बनाए जाते हैं तो इसकी फोर साइड्स हैं। भाई आप जानते हैं हर स्क्वायर की फोर साइड्स होती है, इसकी भी फोर साइड्स हैं। तो एक साइड ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो अगर आप स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं एडजेसेंट टू साइड्स को, दो एडजेसेंट साइड्स, एक ये ले लीजिए और एक ये ले लीजिए, और ये जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं इसमें से एक साइड पर एक टाइप के गैमेट्स को प्रेजेंट किया मेंडल ने और दूसरी साइड पर दूसरे टाइप के गैमेट्स को हमेशा प्रेजेंट करते थे। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो मेंडल जो अपने प्रेजेंटेशन में अपने पुनेट स्क्वायर में जो गैमेट्स प्रेजेंट करते थे वो बहुत ज़रूरी थे। तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने होते हैं उसी बेसिस पर यहाँ पर स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस बनेंगे ये डिसाइड होता है। देखिए यहाँ पर क्योंकि मेल गैमेट चाहे आप देखिए चाहे फीमेल गैमेट, तो टाइप्स ऑफ गैमेट लगभग 4 टाइप के मेल गैमेट, 4 टाइप के फीमेल गैमेट्स मिलने वाले हैं। इसके लिए ही यहाँ जो पुनेट स्क्वायर बना है ये 4 इंटू 4, इसमें 16 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया पुनेट स्क्वायर में क्या करते थे कि एक स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर बना करके उसमें बॉक्सेस बनाते हैं, पर वो बॉक्सेस कितने बनेंगे नंबर में ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ गैमीट्स से। नंबर ऑफ गैमीट्स मतलब संख्या से नहीं है, यहाँ पर गैमीट कितने टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, कितने प्रकार के गैमीट्स बन रहे हैं, और वो प्रकार वो टाइप कौन डिसाइड करता है, जीनोटाइप से डिसाइड होता है। मींस किस जीनोटाइप के गैमीट बन रहे हैं, कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं गैमीट्स में, यही देख करके यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 4 टाइप्स के गैमीट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल और कैपिटल वाई। इसी तरह से यहाँ पे भी 4 टाइप के गैमेट्स मिल रहे हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो पुनेट स्क्वायर बनता है तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और इसमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करके जो ऑफस्प्रिंग्स आने वाली हैं उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया है कि ये माने गए, ये जो फीमेल गैमीट मिलने वाले हैं, ये जो मेल गैमीट बनने वाले हैं, पॉसिबल जितने बन सकते हैं इस जनरेशन से, जो
पेरेंट जनरेशन थी, यहाँ F1 जनरेशन जो दिखाई गई है ये क्या है, पेरेंट जनरेशन है। और ये पेरेंट जनरेशन में जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कैरेक्टर्स लिए गए हैं, सीड कलर और सीड शेप। यानी सीड राउंड हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है, या सीड येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। तो दो कैरेक्टर्स लिए गए हैं और उनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दो दो लिए गए हैं। और इस बेसिस पर अब आप जानते हैं कि जब भी गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स बनते समय हर गैमीट में हर एक कैरेक्टर का कम से कम एक जीन जरूर जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बताया मैंने आपको कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन each and every gamete receives at least one gene of a one character। हर गैमीट में हर एक कैरेक्टर का कम से कम एक जीन जरूर जाता है। हर एक गैमीट में हर एक कैरेक्टर का कम से कम एक जीन जरूर जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये एडल्ट है, क्योंकि तो इसमें एक कैरेक्टर के यानी कि जो सीड शेप है तो उसका दो जीन है, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से सीड कलर है तो उसके भी दो जीन है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यानी कि येलो कलर और ग्रीन कलर के लिए दोनों जीन ही इसमें है, और यहाँ पर भी राउंड और रिंकल शेप दोनों के भी जीन है इसमें। तो ये एक हाइब्रिड जनरेशन है, और इसी जनरेशन में से कुछ पौधों को एज ए मेल पेरेंट सेलेक्ट किया गया और किसी को फीमेल पेरेंट सेलेक्ट किया गया, और वही क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे मियोसिस से। तो जब ये मियोसिस से गैमीट बनाएंगे तो उस दौरान कितने टाइप के गैमीट बनेंगे ये किस पर डिपेंड करता है। ये एक लॉ जो आपको याद रखना है कि हर एक गैमीट में चाहे जितने गैमीट बने, हर एक गैमीट में हर कैरेक्टर का कम से कम एक जीन जरूर जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो जीन जोड़े में है कैपिटल आर स्मॉल आर या ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो जब ये गैमीट बनाएगा तो जोड़े के दोनों जीन अलग हो जाएंगे। और कौन से जीन अलग होंगे, जो एक ही कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, जैसे जो सीड शेप को डिसाइड कर रहे हैं वो दोनों जीन अलग होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैमीट बन रहा है तो या तो कैपिटल आर है गैमीट में या तो स्मॉल आर है, या तो कैपिटल आर है या तो स्मॉल आर है। गैमीट बनने में यहाँ आप नहीं देख सकते कि कहीं कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो कैपिटल आर है या तो स्मॉल आर है, ठीक है, या तो कैपिटल आर जीन है या स्मॉल आर जीन है। हो रहा है कि गैमीट है और इसमें कैपिटल आर जीन भी है, स्मॉल आर जीन भी है, यानी डोमिनेंट और रेसेसिव जीन दोनों ही एक साथ किसी गैमीट पे कभी नहीं जाते हैं। तो ये एक मेंडल ने देखा था, अपना ऑब्जर्वेशन जो वो देख रहे थे, रिजल्ट्स देख रहे थे, उसकी बेसिस पर उसी को मैथमेटिकली ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने जो पुनेट स्क्वायर अप्लाई किया था। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने ये बताया, और उस ये एक रूल है, यही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन पेयर ऑफ जीन्स या पेयर ऑफ एलिल्स गेट्स सेपरेटेड फॉर ए कैरेक्टर। किसी एक कैरेक्टर को, किसी एक लक्षण को निर्धारित करने वाले हमेशा दो जीन पाए जाते हैं, और जोड़े के ये दोनों जीन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दी जीन्स गेट सेग्रीगेटेड, जीन्स गेट्स सेग्रीगेटेड। यही मेंडल का सेकंड लॉ भी है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। तो यहाँ हम लोगों को ये हम समझ रहे हैं, पुनेट स्क्वायर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पुनेट स्क्वायर में गैमीट को दिखाया जाता है, और अब इसके अंदर इन पुनेट स्क्वायर में इन गैमीट्स के आपस में कॉम्बिनेशन से, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के कॉम्बिनेशन से जो ऑफस्प्रिंग्स बन सकती हैं, जो पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स होंगी, उनके बारे में यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्क्वायर के अंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ये इन्हें प्रेजेंट करते हैं। यानी कि स्क्वायर के अंदर ऑफस्प्रिंग्स को, प्रोबेबल ऑफस्प्रिंग्स को प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, और ये ऑफस्प्रिंग्स कैसे बनती हैं, बहुत आप सभी बच्चों ने बचपन में वो कट्टम कुट्टम वाला गेम, जो ऐसे क्रॉस वाले गेम जो होते हैं वो खेले होंगे, तो उसी टाइप का है ये। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई है और यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई है,
तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई भी एक जीन इस कॉलम में होगा और एक स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन गया है। ठीक है, एक और कॉलम को मैं आपको समझाती हूँ, एक और ब्लॉक को। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ ब्लॉक में कैपिटल आर कैपिटल वाई इसके ऊपर और यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो यहाँ कैपिटल वाई जीनोटाइप आएगा। इसी तरह यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के सीध में है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा यहाँ का जीनोटाइप। तो इस तरीके से मेंडल ने ये जो 16 टाइप के ऑफस्प्रिंग्स, तो ये ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो 16 है, लेकिन बेसिकली ये कितने टाइप के हैं, मान लीजिए कि ये 4 टाइप्स के हैं। तो 4 टाइप्स के हैं, ये कैसे पता चला, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि डायहाइब्रिड क्रॉस में फोनोटाइपिक रेशियो जो आता है उसमें राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। तो वो मेंडल ने कैसे बताया, ये तो भाई देख के बता दिया ना, कि इनको ये दिख रहा था कि 9 पौधे जो हैं वो गोल और पीले बीज वाले हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये देख पा रहे थे कि 3 पौधे जो हैं राउंड और ग्रीन सीड वाले हैं, 3 रिंकल्ड येलो सीड वाले, 1 रिंकल्ड ग्रीन सीड वाला है। तो इस तरीके से पुनेट स्क्वायर की हेल्प से जीनोटाइप और फिनोटाइप बताया जा सकता है और उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये मेरा समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको पुनेट स्क्वायर ही केवल अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये पुनेट स्क्वायर की बेसिस पर यहाँ एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस भी बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेंडल हमेशा, जैसा कि उनका एक मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लान क्या होता था कि वो एक पेरेंट जनरेशन लेते थे, पेरेंट जनरेशन से फिर गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू कैसे होगा, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे ये बताते थे वो। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो कि पेरेंट जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई एक पेरेंट है और स्मॉल वाई दूसरा पेरेंट है। यानी कि जो दोनों पेरेंट हैं वो कैसे हैं, प्योर ब्रीड है। ये तो आपको पता ही कि मेंडल हमेशा पेरेंट फॉर्म में प्योर ब्रीड्स को लेते थे। तो राउंड येलो लेंगे तो कैपिटल वाई जीनोटाइप है, और रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट लिया उन्होंने तो स्मॉल वाई इनका जीनोटाइप है। तो अब इससे गैमीट्स जब बनेंगे, तो मैंने आपको बताया एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन पेयर ऑफ एलिल्स गेट्स सेग्रीगेट, यानी कि जोड़े के दोनों जीन अलग हो जाएंगे और एक गैमीट में एक कैरेक्टर का एक ही जीन जाएगा। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो गैमीट बना हुआ है, गैमीट फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ कैपिटल आर एक ही जीन गया और कैपिटल वाई एक ही जीन गया, यानी कि सीड शेप का एक जीन गया, एक कैरेक्टर है, और दूसरा कैरेक्टर सीड कलर है उसका जीन गया। इसी तरह यहाँ पे भी सीड कलर का कम से कम एक जीन जाएगा, तो स्मॉल वाई आया, और इसी तरह सीड शेप का भी एक जाएगा तो स्मॉल आर आया। तो इस यहाँ यहाँ यानी कि फिर ये आप देख रहे हैं कि पेरेंट जनरेशन से गैमीट का फॉर्मेशन होता है और इन से फिर इन गैमीट का फ्यूजन होगा तो F1 जनरेशन मिलेगी। और ये आप इजीली समझ सकते हैं कि इससे जो जनरेशन आएगी वो सारे ऑफस्प्रिंग्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप वाले होंगे। और क्योंकि आप जानते हैं डोमिनेंट जीन खुद को प्रेजेंट कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है, तो इसीलिए दिखने में ये कैसे बीज होंगे, राउंड और येलो होंगे। ये बीज इस पौधे के जितने बीज आएंगे वो गोल और पीले बीज होंगे। ठीक है, और जीनोटाइप उनका हाइब्रिड होगा, कैपिटल आर, ये हाइब्रिड्स होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये दोनों ही। यानी कि ये भले ही देखिए ये भी जो पेरेंट इसके ऊपर था ये भी राउंड येलो दिखता है, ये भी राउंड येलो दिखता है, लेकिन ये राउंड येलो कैसा है, हाइब्रिड है। और यहाँ जो पेरेंट के रूप में राउंड येलो लिया गया था वो प्योर ब्रीड था, तो इसीलिए इस पेरेंट का जीनोटाइप हो रहा था कैपिटल वाई, जबकि यहाँ ऑफस्प्रिंग जो कि राउंड येलो दिख रही है, डोमिनेंट जैसी ही दिख रही है। यही तो मेंडल ने बताया था, मेंडल की यही तो ऑब्जर्वेशंस थी कि जब भी वो F1 जनरेशन देखते थे तो F1 जनरेशन में जब भी दो पेरेंट्स जो कि प्योर ब्रीड के हों, प्योर ब्रीड के दो पेरेंट्स को क्रॉस कराए जाने पर F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स मेंडल को दिखाई देते थे
वो दो में से एक ही पेरेंट के जैसे होते थे। दो में से एक पेरेंट का ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता था, दूसरे का एक्सप्रेस नहीं होता था, हाइड रहता था। और फिर बाद में दूसरे वाले पेरेंट के कैरेक्टर्स भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे नेक्स्ट जनरेशन में, F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाते थे। तो इसीलिए मेंडल को ये आइडिया आया कि जो रेसेसिव पेरेंट है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था F1 जनरेशन में, लेकिन वो भी अपने आप को प्रेजेंट करता है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई जीन भी F1 जनरेशन में प्रेजेंट होता है। और F1 जनरेशन के सारे जितने भी प्लांट्स आते हैं वो हाइब्रिड जीनोटाइप के होते हैं, और लेकिन एक्सप्रेशन में वो किसी एक पेरेंट के जैसे होते हैं और वो डोमिनेंट पेरेंट के जैसे दिखते हैं। यानी फिनोटाइप रेशियो भी 1:1 होता है, क्योंकि सभी पौधे एक ही जैसे दिखते हैं। और जीनोटाइप रेशियो भी डाइहाइब्रिड क्रॉस में 1:1 होता है। क्यों? क्योंकि सभी का जीनोटाइप भी एक ही होता है और वो हाइब्रिड होते हैं। ठीक है। फिर मेंडल के जो एक्सपेरिमेंटल प्लान था उसमें नेक्स्ट स्टेप उनका होता था कि F1 जनरेशन में वो सेल्फिंग कराते थे। तो सेल्फिंग का मतलब क्या है कि जो F1 जनरेशन में पौधों का एक समूह उन्हें मिलता था, उसी में से किसी एक को उन्होंने मेल पेरेंट सेलेक्ट किया और उसी में से एक को उन्होंने फीमेल पेरेंट सेलेक्ट किया। और पेरेंट सेलेक्ट करके जब उनमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, यानी मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, तो उसे यहाँ पर पुनेट स्क्वायर की मेथड से, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया पुनेट स्क्वायर, यहाँ पर ये इस तरीके से गैमीट क्या क्या संभावित प्रोबेबल टाइप ऑफ गैमीट इन्होंने बताया, जो जो जीनोटाइप हो सकते हैं। और उसके लिए एक रूल उन्होंने बताया कि हर एक गैमीट में हर एक कैरेक्टर का कम से कम एक जीन जाएगा। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस की खास बात? क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर भी दो कैरेक्टर्स लिए गए, एक तो सीड शेप लिया गया और दूसरा सीड कलर लिया गया। तो दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर आपको लगभग मेल में भी 4 टाइप के गैमीट और फीमेल में भी आपको यहाँ पर 4 टाइप के गैमेट्स मिल रहे हैं। और उसके बाद ये जो ऑफस्प्रिंग्स आ रही हैं, उन्हें इन्होंने यहाँ पर ये पुनेट स्क्वायर में, इस स्क्वायर के अंदर कैसे आएंगी, ये मैंने जैसे अभी आपको समझाया उस तरीके से यहाँ ऑफस्प्रिंग्स आती हैं। तो ऑफस्प्रिंग्स को वो फिर वो पुनेट स्क्वायर में जैसे प्रोबेबल ऑफस्प्रिंग्स आती हैं, उसे वो यहाँ से उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है इस तरीके से। एक्चुअली उन्हें वो स्टॉक मिलता था जब वो फील्ड में एक्सपेरिमेंट करते थे, यानी गार्डन पी को अपनी गार्डन में जब ग्रो कराते थे, तो जब उन्हें जो F2 जनरेशन मिलती थी, तो वो हमेशा ऐसा देखते थे कि F2 जनरेशन में जब वो दो कैरेक्टर्स को लेकर चले और F2 जनरेशन के पौधों को, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, तो हमेशा हमेशा उनको जो पौधों के प्रकार थे, तो उन्हें 4 प्रकार के पौधे मिलते थे, जिसमें से 2 प्रकार के पौधे तो पेरेंट प्लांट के जैसे ही होते थे। यानी कि पेरेंट प्लांट क्या लिए गए थे? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। यानी राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन तो आते ही थे, लेकिन एक और 2 नए कॉम्बिनेशन, जो नई बात इनको दिखी F2 जनरेशन में, 2 नए कॉम्बिनेशन के प्लांट्स भी उन्हें हमेशा F2 जनरेशन में दिखाई देते थे। और वो नया कौन सा होता था? देखिए, राउंड और येलो है, यहाँ रिंकल्ड ग्रीन है। तो राउंड जो है, इसका राउंड इसके ग्रीन से भी कॉम्बिनेशन है, यानी राउंड ग्रीन बना है। और रिंकल्ड येलो का भी कॉम्बिनेशन है, तो रिंकल्ड येलो। यानी कि पेरेंट जीनोटाइप ही सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, F2 जनरेशन में न्यू कॉम्बिनेशंस भी अपीयर होते हैं। और यही क्यों होता है? क्योंकि मेयोसिस के टाइम पर रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ जीन सेगमेंट्स होता है। तो इसीलिए जीन सेगमेंट के एक्सचेंज होने की वजह से ही जो मेंडल को F2 जनरेशन में 2 नए टाइप
के ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं जिन्हें रिकॉम्बिनेशंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर 4 टाइप के जीनोटाइप मिलते हैं। राउंड येलो भी पौधे इनको मिलते हैं और रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले पौधे भी मिलते हैं। ये तो पेरेंट जीनोटाइप ही थे, ये आए कोई सरप्राइज नहीं। लेकिन 2 नए कॉम्बिनेशन राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो भी इनको मिले, हालांकि इनकी संख्या कम है। देख सकते हैं आप कि जो रिंकल्ड ग्रीन है वो कितने हैं, रिंकल्ड ग्रीन है, सॉरी रिंकल्ड येलो है। रिंकल्ड ग्रीन तो उनका लिया ही था उन्होंने पेरेंट जनरेशन में। रिंकल्ड येलो है वो भी आप देखिए 3 है, 1 2 3, 3 है। और राउंड ग्रीन जो है वो भी उनके 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो ये जो ऑब्जर्वेशंस, ये जो 2 नए ऑब्जर्वेशंस दिखे, नए कॉम्बिनेशंस दिखे, रिकॉम्बिनेशंस दिखे, तो ये क्या है, यही इस बात को, इसी बेसिस पर, इस रिजल्ट की बेसिस पर ही मेंडल ने अपना थर्ड लॉ, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, वो जो है डिसाइड किया, वो कंक्लूड किया। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने जो है इसी से बताया। और साथ ही साथ ये जो लॉ है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ तभी आप मेंडल ने बताया कि ये तभी ऑब्जर्व किया जा सकता है। थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट कैन बी ऑब्जर्व ओनली व्हेन मोर देन 1 कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इन ए क्रॉस। यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर को जब हम एक क्रॉस में ऑब्जर्व करेंगे, या क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स लें, 3 कैरेक्टर्स लें, या उससे ज्यादा लें, यानी 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स लेंगे तभी हमें दिखाई देगा। तो आपके 12th स्टैंडर्ड पर केवल डाई हाइब्रिड क्रॉस तक ही आपके कोर्स में है। तो आप ये समझें कि जो थर्ड लॉ है, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, वो सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही दिखाई देगा। ठीक है, क्यों, ये जब मैं आपको पूरा क्रॉस जो थर्ड लॉ आपको बताऊंगी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि है कि इसमें क्या है कि द मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेंबर्स ऑफ अदर पेयर्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर राउंड और येलो जीन साथ थे, यहाँ रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन जीन साथ थे, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स में ये दोनों साथ थे, ये बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसा भी हुआ कि जो राउंड था वो ग्रीन कलर वाले जीन के साथ आया, और जो रिंकल्ड सीड वाले जीन थे वो येलो कलर के जीन के साथ आए, यानी नए कॉम्बिनेशंस भी आए। तो ये क्या है, यानी कि जो राउंड 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 सीड शेप का जीन है, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो येलो कलर के सीड कलर के जीन के साथ ही रहे। यानी एक कैरेक्टर का जीन कभी भी इम्प्रेस नहीं होता है दूसरे कैरेक्टर के जीन से कि ये डोमिनेंट है। अरे भाई, ये तो F1 जनरेशन में सारे यही के यही आने वाले हैं। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, यहाँ कोई वोटिंग नहीं चलती है, ये जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं और नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। वो इस बात से प्रभावित नहीं होते कि F1 जनरेशन में तो भाई सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले आ रहे हैं, तो क्यों ना हम, जो राउंड है वो डोमिनेंट है तो वो सोचे मैं हमेशा डोमिनेंट येलो कलर के ही साथ रहूंगा ना। वो राउंड डोमिनेंट है, लेकिन वो रेसेसिव ग्रीन के साथ भी आ रहा है। इसी तरीके से येलो डोमिनेंट है, वो रेसेसिव रिंकल जीन के साथ भी आ रहा है। मींस कि एक कैरेक्टर के जो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। इन द डायहाइब्रिड क्रॉस इट हैज बीन फाउंड दैट कलर ऑफ सीड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सीड। इन सिंपल वे यू कैन से एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर या जीन, मेंडल ने इसे ही फैक्टर कहा था, फैक्टर फॉर राउंड or wrinkled assort independently of yellow or green. It produces 4 types of gametes with 2 parental and 2 recombinants. तो देखिए 2 पैरेंटल तो बन रहे हैं गैमीट्स, जो कि कैपिटल आर, जो पैरेंटल बन रहे कॉम्बिनेशन वो हुए कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। लेकिन गैमीट ही देखिए 2 और गैमीट्स बन रहे हैं, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। यहाँ पे भी आप वही चीज देख सकते हैं
तो यही यही क्या है, इट प्रोड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स विथ 2 पेरेंटल एंड 2 रिकॉम्बिनेंट्स। तो 2 रिकॉम्बिनेंट्स भी ये जो बने, ये जो रिकॉम्बिनेंट्स भी बने, यही किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और चूंकि ये गैमीट यहाँ पर ऐसे बने, तो इसीलिए यहाँ पर हमें 2 नए कॉम्बिनेशन जो हैं ऑफस्प्रिंग के F2 जनरेशन में दिखाई देते हैं। ऑल 7 कैरेक्टर्स ऑफ कैरेक्टर्स और जीन्स कंट्रोलिंग 7 ट्रेट्स इन पी, जो मेंडल ने स्टडी किया, इन सभी में ये कैरेक्टर्स दिखाई दिए थे। इसी तरीके से उन्होंने और स्टडी की थी। दिस फ्यूजन, their fusion with opposite gamete results in the production of phenotypes in the ratio 9:3:3:1 in F2 जनरेशन। यानी कि फाइनली जो बात समझने की थी वो मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको केवल वो बात बताने वाली हूँ जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है 12th स्टैंडर्ड पे। तो आपको क्या पूछा जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को बनाकर दिखाइए किसी एक एग्जाम्पल को लेकर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्रॉस बना हुआ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक क्वेश्चन का आंसर है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर आपसे पूछा जाए तो 2 कैरेक्टर लिए गए हैं यहाँ पर, एक सीट शेप लिया गया है और एक सीट कलर लिया गया है, और उससे पूरे डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया गया है। आपसे पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का जीनोटाइप रेशियो क्या है और फिनोटाइप रेशियो क्या है, क्योंकि F1 जनरेशन में जितने भी पौधे आते हैं वो कैसे होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, सभी एक जैसे ही दिखते हैं, इसीलिए फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। और क्योंकि सबका जीनोटाइप भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जैसा कि इस केस में है, तो इसीलिए जो फिनोटाइप रेशियो है जीनोटाइप रेशियो है दोनों ही 1:1 होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो F2 जनरेशन आती है, F2 जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो बताइए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 12th स्टैंडर्ड पर जीनोटाइप रेशियो नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा जाए तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन जो पूछा जाता है अभी मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो पूछा जाएगा। तो फिनोटाइप मतलब जो हम देख सकते हैं। तो मेंडल ये देख पा रहे थे कि जब भी कोई वो क्रॉस कराते थे अपने एक्सपेरिमेंटल प्लान के अकॉर्डिंग, कोई 2 कैरेक्टर लेकर के यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते थे, तो हमेशा उन्हें F2 जनरेशन में 2 नए कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ पेरेंट कॉम्बिनेशन भी मिलते थे। पेरेंट कॉम्बिनेशन 2 तो मिलते ही थे, ये जो, और इसके साथ साथ 2 नए कॉम्बिनेशन भी इनको हमेशा मिलते थे। यानी कि और वो किस रेशियो में प्रेजेंट होते थे, यानी 4 प्रकार के पौधे तो उन्हें मिले F2 जनरेशन में, और वो हमेशा यानी कि जो पेरेंटल ट्रेट्स थे, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे, वो उसे देखते थे। तो जो डोमिनेंट पेरेंट था वो सबसे ज्यादा होता था, और जो रेसेसिव पेरेंट थे वो सबसे कम संख्या में मिलते थे, और जो नए कॉम्बिनेशंस मिलते थे बाकी 50-50% वही रहते थे। और उनका रेशियो उन्होंने जब निकालते थे कि मान लीजिए उन्हें 1024 टोटल प्लांट्स मिले, तो उन्हें वो डिवाइड करते थे 4 टाइप्स में और उनका रेशियो निकालते थे। तो 9:3:3:1 के रेशियो में हमेशा उन्हें F2 जनरेशन मिलती थी। ये पूछा जाता है F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो बताइए, आंसर इज 9:3:3:1। ओके स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन यू डाई हाइब्रिड क्रॉस इन डिटेल, और आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप इसके साथ साथ पूनेट स्क्वायर के बारे में अगर कुछ लिखने को आता है तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके इसमें समझाया है उस तरीके से आप पूनेट स्क्वायर को भी बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट माय पॉइंट्स। इफ यू हैव सम क्वेरी देन write me. You can comment in comment box, and like, share, subscribe my videos on my channel Usha Navodaya Times. You can find whole course of 9th, 10th, 11th, 12th class CBSE NCERT book based. Okay students, thank you.